बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। एनबीएफसी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए आरबीआई ने एक ड्राफ्ट पेपर जारी किया है, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि नए हालात में एनबीएफसी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बदलाव की बेहद जरूरत है। इस पेपर में कहा गया है कि एनबीएफसी के लिए बनाए जाने वाला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 4 लेयर के स्ट्रक्चर पर आधारित होना चाहिए, जिसमें बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर होनी चाहिए। बेस लेयर ने वैसे एनबीएफसी को रखने का सुझाव दिया गया जो कि नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी हैं, यानी जिसमें लोग पैसा जमा नहीं करते हैं। वहीं मिडिल लेयर में वो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जरूरी हैं, उन्हें रखने की बात कही गई है। और इनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ दूसरे एनबीएफसी को रखने का सुझाव दिया गया और कहा गया है कि इनके लिए जो नियम बने वो बेस लेयर से कड़े होने चाहिए। तो समझेंगे कि आरबीआई के इस पेपर की क्या खासियत है, मकसद क्या है और जिस फ्रेमवर्क की बात कही जा रही है उससे क्या समस्या का समाधान होगा और जिस मकसद के साथ इस फाइनेंशियल कंपनियों के लिए सख्त नियमों की बात हो रही है वो कितना आज के दौर में ज़रूरी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अशोक कुमार झा जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ए.के. भट्टाचार्य जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड से, और रमेश सिंह जी हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देना बैंक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत अशोक झा सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एनबीएफसीज की अगर मौजूदा जो हालत है और कोविड के बाद शायद एक किसी खतरे की आशंका के नज़रिए से भी फ्रेमवर्क में बदलाव की आरबीआई की बात कितनी ज़रूरी इस वक्त दिख रही है और इसे आप कैसे देखते हैं? अभी एनबीएफसीज करीब जो अभी इंडिया में हैं करीब 9,500 एनबीएफसीज हैं और करीब 101 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। इसमें ज़्यादातर तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं और छोटे एनबीएफसीज हैं, लेकिन काफ़ी अब बड़े बड़े एनबीएफसीज भी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। वो आरबीआई का इसी कारण से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस, क्योंकि एनबीएफसीज का जिसको अब शैडो बैंक्स भी बोलते हैं, इनका अब लेंडिंग काफ़ी बढ़ गया है, स्पेशली क्योंकि ये शेड्यूल्ड बैंक्स का जो ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गए हैं, तो इस वजह से उनका लेंडिंग पे रिस्ट्रिक्शन आ गया है और वो गैप एनबीएफसीज फिलअप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी एनबीएफसीज का टोटल लेंडिंग और शेयर इन टोटल लेंडिंग करीब 20-22% है। तो इस वजह से ये ज़रूरी था कि वो जो कि किसी रेगुलेशन में नहीं आ रहे थे, उनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आरबीआई ने ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस निकाला है। और मैं समझता हूँ मौजूदा दौर में उनके रेगुलेशन को लेकर कोई भी इस तरीके का फ्रेमवर्क नहीं है या महज गाइडलाइंस के सहारे ये सिस्टम वर्क कर रहा है? अभी बहुत लाइट रेगुलेशन है और स्पेशली जबकि वो आईएलएनएफएस का फेलियर हो गया, दीवान हाउसिंग का फेलियर हो गया, ये दोनों काफ़ी बड़े बड़े एनबीएफसीज थे और इससे फाइनेंशियल सिस्टम को काफ़ी झटका लगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी था कि एनबीएफसी, स्पेशली जो बड़े एनबीएफसीज हैं, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, इन पे ज़्यादा सख्त रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ये जो बड़े वाले हैं ये बैंक के बराबर हैं और जब बैंक्स को इतना रेगुलेट किया जाता है तो एनबीएफसीज को क्यों इतना लाइट रेगुलेशन होना चाहिए, इसी वजह से इन्होंने ये रेगुलेशंस निकाला। रमेश जी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो खबरें आई, कुछ एनबीएफसीज के खिलाफ आरबीआई की ओर से वार्निंग जारी की गई, कुछ के खिलाफ कुछ पेनल्टी की बात भी खबरें सामने आई, क्या ये एक शुरुआत के तौर पर आरबीआई ने देखा और कोविड के बाद इस तरीके के केसेस ना बढ़े उसके प्रिकॉशनरी कदम के तौर पर हम इस कंसल्टिंग जो पेपर जारी किया है आरबीआई ने उसे समझा जाए? मैं समझता हूं कि जो कोविड के जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ एनबीएफसी पे नहीं है, सारे बैंकिंग सिस्टम पे भी पड़ेंगे वो और देश इकोनॉमी पे भी पड़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि जो एक मैसेज या जो एक हम सबको सबक मिला हुआ है
IL&FS और दीवान हाउसिंग के फेलियर के बाद में, उस पे उन्होंने काफी गहरी चिंता उस समय भी व्यक्त की थी, क्योंकि एक अकेले IL&FS के अगर हम देखें तो कम से कम 92,000 करोड़ रुपए की एसेट जो उनकी थी, जो आज डिफॉल्ट में गई हुई है, बैंकों के लिए, सारे इन्वेस्टर के लिए चिंता का विषय बनी है। उसको ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये देखा कि यस, इसमें जरूरत है कि हम इनमें कुछ टाइटनिंग किए, कुछ रिस्क फैक्टर को देखा जाए। खास करके अभी कुछ दिनों पहले जैसे कि बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी के ऊपर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी ने भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन इम्पोज किए थे, पेनल्टी भी लगाई थी, क्योंकि वे आर्म ट्विस्टिंग करके रिकवरी कर रहे थे इस तरह से। तो ये जो खास करके जैसे जहाजी ने बताया कि कम से कम 9,500 के आसपास NBFCs इंडिया में है, भारत देश में है। उसमें से काफ़ी जो है छोटी NBFCs है, जो कि जिनके फेलियर की काफ़ी चिंता है बैंकों को और सभी लोगों को लगी रहती है। तो ये देखते हुए कि इनमें रिस्क फैक्टर को खास करके IL&FS, DHFL जो इंसिडेंट्स हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लेयर बनाई है, बेस लेयर, मिड लेयर, अपर लेयर और सबसे आगे टॉप लेयर, ये चीजों को ध्यान में रखें, जिसमें ग्रेजुअली वे रिस्क फैक्टर को ध्यान रखिए। क्योंकि टॉप लेयर वो है जहाँ पे जैसे हम बैंक वाले जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ऐसे कुछ IDBI बैंक, जिनको की प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले गया क्योंकि उनकी हेल्थ एकदम खराब हो गई थी, उसी को ध्यान रखते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन पेपर निकाला हुआ है। लेकिन भट्टाचार्य सर, अभी अगर मैं लेयर की जो बात, लेयरिंग की बात हो रही है, उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आऊं, उससे पहले एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि मौजूदा जो सिस्टम है, क्योंकि RBI का फोकस इस पेपर में ये भी दिख रहा है कि जो मैनेजमेंट है NBFCs का, उसको लेकर भी खास चिंता नजर आ रही है, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी, मौजूदा हालात क्या हैं और किस तरीके से RBI फोकस करती हुई नजर आ रही है, अगर इन दोनों को देखें तो। सही कहा आपने कविंद्र जी। अगर आप इसको संदर्भ में देखें, पिछले 10 साल में जो NBFC सेक्टर की बहुत भारी वृद्धि हुई बिजनेस में, जैसे झा साहब कह रहे थे कि 2010 में उनकी जो लेंडिंग शेयर था वो सिर्फ 12% था बैंकिंग लेंडिंग के। अब उसका वो शेयर बढ़कर अब 25% करीब आ चुका है। तो इतनी जो भारी वृद्धि हुई, पर वृद्धि के साथ साथ जो इनका रेगुलेशन की जरूरत थी, सुपरविजन की जरूरत थी, उसमें ज्यादा वृद्धि नहीं आई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मानता हूं कि ये जो गैप जो था वो उसमें आ रहा है, और गैप जो है वो 3 जगह में, बड़ी NBFC के लिए 3 जगह गैप वो दिख रही है। एक तो है कि जो आपकी जो NPA, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रिकॉग्निशन जो थी, उसमें जो बैंकिंग व्यवस्था में 90 दिन के बाद अगर आउटस्टैंडिंग रहे, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहला दिया जाता है। पर NBFC सेक्टर, बड़े बड़े सेक्टर में ये अवधि 180 दिन की थी। तो 180 दिन की जो अवधि थी, ये मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक लंबी छूट थी, और इस डिस्कशन पेपर में ये कहा गया है कि ये NPA रिकॉग्निशन नॉर्म जो है, ये 180 बजाय बड़े वालों के 90 दिन में आने चाहिए। तो बैंकिंग व्यवस्था के साथ साथ रखते हुए एक नया एक मानदंड बना दिया गया है। ये मैं समझता हूं कि ये डिस्कशन पेपर का एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है कि जो सिंगल लेंडिंग एक्सपोजर और ग्रुप लेंडिंग एक्सपोजर, इस वक्त कोई क्लियर नॉर्म्स नहीं है कि NBFC वो सिंगल ग्रुप को कितना दे सके या ग्रुप को कितना दे सके, पर वो नॉर्म्स बैंकिंग व्यवस्था के लिए मजबूत है काफी। वो ही अब जो कर रहे हैं, ये डिस्कशन पेपर में ये भी कहा गया है कि जो बड़े बड़े NBFC जो हैं और जो सारे NBFC जो हैं, उनके ऊपर ये ग्रुप लेंडिंग नॉर्म्स और सिंगल क्लाइंट लेंडिंग नॉर्म्स, ये दोनों चीज में इनकी नई एक रेगुलेशन आएगी, और उसके जो रेगुलेशन में और बैंकिंग रेगुलेशन में काफी यूनिफॉर्मिटी आएगी। उससे मैं समझता हूं कि जो NBFC सेक्टर में जो एक जो रेगुलेशन की जो अभाव था, वो पूर्ण हो सकता है। और तीसरी बात जिसकी आपने भी जिक्र की, वो है कि जो कॉम्पेंसेशन पैकेज, जो मैकेनिज्म जो है मैनेजमेंट को देते हैं, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं बैंकिंग व्यवस्था में, अगर कोई बैंक का CEO को कितना कॉम्पेंसेशन होगा, उसमें RBI का क्लियरेंस होता है। बैंक बोर्ड में या बैंक टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंटमेंट में RBI का क्लियरेंस होता है। इस वक्त NBFC सेक्टर में
मान लीजिए मतलब कोई नियंत्रण या रेगुलेशन सुपरविजन की बहुत कमी है। तो मैं मानता हूं ये तीनों जगह में, तीनों आयाम को अगर आप देखें तो एक ये बैंकिंग व्यवस्था को और एनबीएफसी सेक्टर को साथ लाने का जो एक इंडिकेशन दिया गया है, वो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। पर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल का कोई अभी जवाब नहीं आया है, वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करंट इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बैंकिंग व्यवस्था को देखने से ही काफी लगता है कि वो जरा स्ट्रेस लगता है। पर अगर एनबीएफसी सेक्टर, अगर ये 9,000 एनबीएफसी या 7,700 एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस वाले ये भी इनके अंदर आ जाएं, तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी रेगुलेशन कैपेसिटी की काफी एक और भी सुदृढ़ और मजबूत करना होगा, मजबूत करना है। तो ये सवाल डिस्कशन पेपर में जितना भी मैंने पढ़ा है, अभी इसका कोई जवाब पूरी तरह से आया नहीं है। पर ऐसे डिस्कशन पेपर मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक अच्छा एक पदक्षेप है, और इससे एनबीएफसी सेक्टर में जो 2018 को हमें दिखने को मिली, शायद उसकी रिपीटेशन का जो डर था लोगों के पास, वो डर कम हो सकता है। अशोक झा सर, दो चीज़ें मैं समझना चाहूँगा। पहली ये कि जिस तरीके से चाहे वो एनपीए को लेकर जो हमारे बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो एक डेडलाइन और नंबर ऑफ डेज का रूल तय किया गया, इसके अलावा जैसा कि कहा कि सिंगल और ग्रुप फाइनेंस को लेकर जो क्राइटेरिया था, और अगर यही दोनों क्राइटेरिया एनबीएफसीज पर भी लागू किया जा रहा, तो क्या ये माना जाए कि एनबीएफसीज को करीब करीब बैंकिंग सेक्टर में वो जगह जो कमर्शियल बैंकों के पास है, हैसियत है, उसके करीब लाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो उनके रूल्स की बात हो, चाहे उनकी पावर की बात हो, या उनके पास जो स्ट्रक्चर है उसकी मॉनिटरिंग की बात हो? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये इंटेंशन यही है कि स्पेशली जो बड़े एनबीएफसीज हैं जिनका की पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है, वो बैंक के तरह रेगुलेट होंगे, जैसे जैसे कमर्शियल बैंक्स रेगुलेट होते हैं। क्योंकि जैसे भट्टाचार्य साहब ने बताया, वो बैड लोन का प्रोविजनिंग का जो है 180 दिन से 90 दिन जो उन्होंने सजेस्ट किया है, और फिर ये जो ग्रुप लेंडिंग और इंडिविजुअल लेंडिंग का भी जो लिमिट्स जैसे बैंक में है वैसा ही यहाँ भी आएगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स का भी इन्होंने जिक्र किया है कि बड़े एनबीएफसीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स जो बैंक्स में लागू होते हैं वो यहाँ भी लागू होंगे। और ओनरशिप एनबीएफसीज का, बड़े एनबीएफसीज का भी डिफ्यूज होना चाहिए, जैसे कि बैंक्स का भी जो सिस्टम है। तो ये जाहिर है कि आरबीआई का इंटेंशन ये है कि स्पेशली जो बड़े एनबीएफसीज हैं इनको रेगुलेट वैसी तरह से किया जाए जैसे कि कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है। क्योंकि इनका अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कि एक दो में आया था आईएलएफएस में वगैरह में, तो इनका जो इम्पैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर में हुआ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था, एडवर्स इम्पैक्ट था। तो ये एडवर्स इम्पैक्ट को शील्ड करने के वजह के इंटेंशन से इन्होंने ये डिस्कशन पेपर में ये लिखा है। और क्या अशोक सर यही वजह है कि जो सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट एनबीएफसीज हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाने का भी इस पेपर में एक जिक्र किया गया, जिसे 500 करोड़ से 1,000 करोड़ करने की बात कही गई है, और इसी तरीके की जो एनबीएफसीज होंगी उनको टॉप लेवल पर रखने की बात हो रही है, इसलिए लेयरिंग की बात हो रही है। इसका फायदा किस तरीके से आपको लगता है कि नजर आएगा? नहीं, अभी जैसे इन्होंने डिस्कशन पेपर में जो कहा है कि 3 लेयर्स हैं, बेस लेयर, फिर मिडिल लेयर और अपर लेयर। बेसिकली अभी 3 ही लेयर्स हैं। तो 4th लेयर जो है, जो टॉप लेयर, वो तो अभी वेकेंट है, एम्प्टी है। उसमें वही एनबीएफसी जाएंगे जिनको कि आरबीआई समझेगी कि ये अब बहुत बड़ा हो गया है, इसमें सिस्टमिक रिस्क ज़्यादा हो गया है, वही एनबीएफसीज को वो बिल्कुल टॉप लेयर में लाएंगे। तो बेसिकली अभी इनका जो प्रपोजल है, पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर जो है, ये सिर्फ ये 3 लेयर का ही है। और इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर तो जो आरबीआई का जो वरी है
वो है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज के बारे में, जो कि बहुत बड़े एनबीएफसीज हो गए हैं और जो कि अभी उनका लेंडिंग मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में है, रेजिडेंशियल हाउसिंग में है। ये 3 टाइप के ये 3 एरियाज में ज़्यादा उनका प्रेजेंस है। तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए और अगर इसको अब शुरू से ही अगर ध्यान से ना रेगुलेट किया जाए तो बाद में अचानक इनका इम्पैक्ट वो सिस्टम में आ सकता है। इसी वजह से इन पे ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। यानी कि इनिशियल लेवल पर भी अगर कोई लूप होल्स नज़र आ रहा है, अगर खतरा दिख रहा है किसी भी एनबीएफसीज पे, तो उसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम के जरिए पकड़ा जाए और उसको ओवरऑल इम्पैक्ट को कम किया जा सके। लेकिन रमेश जी, इसमें जो एक लेयरिंग सिस्टम की बात है, ये लेयरिंग सिस्टम कितना फ़ायदेमंद हो सकता है अगर हम इस सिस्टम को अपनाने की बात करते हैं, और इसका इम्पैक्ट न सिर्फ एनबीएफसीज पर, ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम पर और साथ ही साथ लिक्विडिटी पर, अगर पब्लिक एंड पर देखें, इन तीनों जगहों पर किस तरीके से ये लेयरिंग सिस्टम काम कर सकता है? देखिए, जहां तक लोअर लेवल की जो बात हो रही है लोअर लेवल में रखने के लिए, तो वहां पे सब छोटे जो इस समय के एनबीएफसीज है उनके लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ध्यान रखा है कि उनके जो नेट ओन फंड्स है जो इस समय 2 करोड़ रुपए के आसपास है, उसको 20 करोड़ करने की